Welcome to Tax Masterclass. I am Advocate Anthony Williams और आप देख रहे हैं टैक्स मास्टर क्लास। टैक्स मास्टर क्लास में हम आपको रिलैक्स करते जा रहे हैं कि आपको ऑडिट नोटिस 177 के तहत आए। तो पार्ट 1 में हमने बात की कि प्रोसेस क्या है, यानी कि प्रोसीजर क्या है जो कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर फॉलो करेंगे। जब आप उनके पास जाएंगे तो पार्ट 2 में हमने आपको इनिशियल डॉक्यूमेंट्स दिखाए सैलरीड पर्सन के लिए, प्रॉपर्टी इनकम के लिए, कैपिटल गेन्स यानी प्रॉपर्टी आपने बेची हो या कोई और कैपिटल एसेट बेचा हो, शेयर्स बेचे हों और उस पर आपको कैपिटल गेन हो तो उसके क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, प्राइस बॉन्ड हो गया, प्रॉफिट ऑन डेट, आपको नेशनल सेविंग वगैरह पर तो वो इनिशियल डॉक्यूमेंट्स देने हैं। और रेंट एग्रीमेंट्स वगैरह अगर आप दे देते हैं और वो प्रूफ आपने उतनी अमाउंट डिक्लेयर किए, साथ में जो कोई कमी पेशी होती है वो भी आपने एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों मुझे कैपिटल गेन तो इतना हुआ था लेकिन एक्चुअली इतना रिसीव हुआ, उसमें से कुछ चार्जेस कट गए वगैरह वगैरह। हर चीज़ की जब आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फर्स्ट टाइम में प्रेजेंट कर देंगे अपने ऑडिट के पहले स्टेज में, इनिशियली जाके आपको हर एक डॉक्यूमेंट, जैसे मैं हर एक वीडियो में कह रहा हूँ कि अपना बर्थ सर्टिफिकेट और अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट और अपने सारे सालों की इनकम की डिटेल्स और पिछले सालों की टैक्स रिटर्न्स और पासपोर्ट की कॉपीज़ और प्रॉपर्टी के टैक्स की डिटेल्स और एसेट के कागज़, ये कागज़ आपने नहीं देने, बल्कि आपने स्टेप बाय स्टेप ऑडिट वालों के साथ चलना है, उनके साथ आपने फुल कोऑपरेट करना है। और वो कोऑपरेशन तब स्टार्ट होती है जब आप अपनी टैक्स रिटर्न या तो खुद या अपने कंसल्टेंट के थ्रू साल के बाद कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो इस साल इस वक्त हो रहे हैं टैक्स ऑडिट्स टैक्स ईयर 2018 के टैक्स रिटर्न्स की, और उस ऑडिट पॉलिसी का नाम है ऑडिट पॉलिसी 2019। और उसमें टैक्स ईयर 2018 की जितनी भी टैक्स रिटर्न्स फाइल हो चुकी थी पिछले साल अक्टूबर 2020 तक, वो सारी जो है 10-15 लाख में से उन्होंने फिर 10,000 लोगों को चूज किया। अब एक लंबी लिस्ट आ जाती है आपके पास नोटिस में जो 177 का होता है, उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट, सैलरी वगैरह। तो आप परेशान हो जाते हैं कि परचेज लेजर, सेल लेजर मेरे पास तो है ही नहीं, क्योंकि हम इन सारी वीडियोस में इनकम फ्रॉम बिजनेस वालों की तो बात ही नहीं करें। उनके लिए एक सब सेपरेट स्ट्रैटेजी है जिस पर वीडियोस बनाएंगे कि उन्होंने किस स्ट्रैटेजी से स्टेप बाय स्टेप अपना रिकॉर्ड देना है। हम तो यहाँ बात कर रहे हैं बहुत सारे लाखों टैक्स पेयर्स के, या वो लोग जो टैक्स नेट में इसलिए नहीं आते क्योंकि उनको डर है कि उनको फिर सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, या बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली नॉन रेजिडेंट लोग जो टैक्स पेयर या फाइलर तो बने लेकिन उनको फिर बिला वजह बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़े, जिसकी वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हुई। तो अगर आप पार्ट 1 देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि कमिश्नर ने नोटिस आपको भेजा। आप पार्ट 2 देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि आपने एज ए अपनी जो हेड ऑफ इनकम डिक्लेयर किया, सैलरी अगर डिक्लेयर किया तो फिर कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लेके गए तो फिर अगर आप स्टेप 1 पर उनको सेटिस्फाई ना कर सके या आपके कंसल्टेंट सेटिस्फाई ना कर सका कि यही आपकी टोटल इनकम है, तो फिर ऑब्वियसली वो और भी बहुत सारी डिटेल्स आपसे मांगेंगे, जिनमें एक डिटेल बैंक स्टेटमेंट होती है। और इस वीडियो में हम रिमेनिंग टाइम पे बात करेंगे कि अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट में एक तो वो कॉलम होता है जिसको डेबिट कॉलम या डिपॉजिट विड्रॉल कॉलम कहते हैं, जो आपके पैसे बाहर गए हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं या डिपॉजिट हो रहे हैं, वो वाला जो कॉलम होता है डिपॉजिट वाला, उसमें अगर आपकी अमाउंट आ रही है हर महीने या साल में एक एंट्री आई है जो भी, और वो आपकी टैक्स रिटर्न के साथ मैच नहीं होती। इसकी एग्जांपल ले लें कि आप सैलरीड पर्सन है और आपने कैपिटल गेन भी कमाया, तो आपने नॉर्मल टैक्स रिटर्न फाइल की, उसमें आप ऑडिट में सेलेक्ट हो गए, सैलरी की अमाउंट तो हर महीने 89,000 फॉर एग्जांपल आपकी नेट सैलरी है, तो वो आती रहेगी, उसके लगभग हर महीने एक एंट्री आ रही होगी क्रेडिट साइड में बैंक स्टेटमेंट। लेकिन बैंक स्टेटमेंट में अगर 50-50 हज़ार के कैश डिपॉजिट्स या फॉरेन रिमिटेंस या कोई और एंट्री आ रही होगी, तो बेसिकली टैक्स वालों के पास ये सेक्शन है, सेक्शन 111, जहां पे वो आपकी बैंक स्टेटमेंट में ऐसी कोई क्रेडिट एंट्री देख के वो इस सेक्शन के तहत आपको नोटिस भी भेज सकते हैं और आपसे पूछ भी सकते हैं कि इस क्रेडिट एंट्री को एक्सप्लेन करें। और अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो वो अनएक्सप्लेन्ड इनकम या एसेट बन जाएगी। तो इसको देख लेते हैं। वो कहते हैं कि जी वेयर एनी अमाउंट इज क्रेडिटेड इन अ पर्सन्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स,
याद रखिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिजनेस पर्सन्स रखते हैं, बिजनेस कंपनीज रखती हैं। अगर आप एक जो है सैलरीड या आपकी कोई और सोर्स ऑफ इनकम है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपकी नहीं होगी। लेकिन यहाँ कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी रिकॉर्ड हो और उस रिकॉर्ड में कोई भी अमाउंट क्रेडिट हो रही हो, यानी आपकी तरफ आ रही हो, चाहे वो कैश है, प्रॉपर्टी है, कोई और चीज है, तो उसकी रीजन होनी चाहिए। जिसकी इसके अलावा एक तो ये सिनेरियो हो गया। दूसरा, अ पर्सन हैज मेड एन एनी इन्वेस्टमेंट और इज द ओनर ऑफ एनी मनी और वैल्यूएबल आर्टिकल। ये बात जाती है आपकी वेल्थ स्टेटमेंट की तरफ कि आपने अपनी इनकम तो शो कर दी कि मेरी 12 लाख इनकम है, लेकिन वेल्थ स्टेटमेंट में आपने एक प्रॉपर्टी शो की है जिसकी कीमत शायद 40 लाख रुपए है, शायद 4 करोड़ है। तो कहने का मतलब है कि उसकी एक्सप्लेनेशन वो आपसे पूछेंगे। अगर आप उसको बड़ा क्लियर बता देंगे कि ये पैसे जो है आप देख सकते हैं कि वेल्थ स्टेटमेंट में शो हो रहा है कि मुझे गिफ्ट मिला था, फॉरेन रेमिटेंस हुई थी, वगैरह वगैरह, और उसी से ये बैलेंस हुए, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे तो वो जो इन्वेस्टमेंट है, वो जो मनी है, या कोई भी प्रॉपर्टी आर्टिकल, कोई भी वैल्यूएबल चीज है, इवन गाड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो आपकी इनकम कंसिडर होगी। और फिर आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में पर्सनल एक्सपेंडिचर शो किया हुआ है। फॉर एग्जांपल शादी का फंक्शन है, कोई मेडिकल एक्सपेंसेस है, एजुकेशन में आपने लाखों रुपए का एक्सपेंस शो किया हुआ है, तो वो आप प्रॉपरली नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे। और यहाँ जब एक्सप्लेनेशन की बात हो रही है तो यहाँ बात हो रही है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की मेनली, कि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं। अगर आप कहते हैं आपके आपका बेटा या बेटी बाहर पढ़ रहे हैं तो उसका जो है फिर पासपोर्ट, उसकी एडमिशन, उसका जो आप रिमिटेंस भेजते हैं उससे उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वगैरह वो सब होने चाहिए। ठीक है जी। और कहते हैं एनी पर्सन हु हैज कंसील्ड इनकम, कोई भी इनकम थी, फॉर एग्जांपल आपने अपनी सैलरी इनकम तो शो कर दी, लेकिन जो प्रॉफिट आपको मिला जो है इन्वेस्टमेंट पे, वो नहीं शो किया, या कहीं आप पार्टनर हैं, कोई फ्रेंचाइज आपने लिया है तो उससे आपको कुछ पैसे आ रहे हैं, या आपने कोई इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन दी है। और देन अगेन ये ज्यादा बिजनेस पर्सन पे होगी कि उन्होंने अपनी सेल्स कम शो की या उन्होंने अपनी रिसीट्स कम शो की। तो इफ द पर्सन ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेचर एंड सोर्स ऑफ द अमाउंट क्रेडिटेड, यानी वो जो शख्स है, आप टैक्स पेयर, आप जो है अपनी बैंक स्टेटमेंट में उस क्रेडिट अमाउंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कहाँ से। एक ऑब्वियस एक्सप्लेनेशन तो ये होगी कि ये मेरे पैसे नहीं थे, ये मेरे भाई के पैसे थे, ये मेरे फैमिली के पैसे थे, मेरे फ्रेंड्स के थे, या मैंने किसी को लोन दिया था तो उसने लोन वापस किया था। उस केस में आपकी प्रीवियस ईयर की जो वेल्थ स्टेटमेंट है उसको वो लोन शो करना चाहिए था प्रीवियस जून 30 को, कि ये लोन जो है अपने फ्रेंड को, फैमिली को या किसी शख्स को लोन दिया था, अब उसने वो बैंक में वापस किया। तो बैंक स्टेटमेंट जब आप हैंड ओवर करते हैं उससे पहले अगर स्टेज 1 में आप सेटिस्फाई कर देंगे टैक्स ऑफिसर्स को कि आपकी सिर्फ यही इनकम है, तो शायद ये प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर नहीं, तो जब आप बैंक स्टेटमेंट हैंड ओवर करेंगे तो याद रखें कि जो आपकी डिक्लेयर्ड इनकम्स है, उन इनकम के अलावा कोई भी अमाउंट जो यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट ही समझें, आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट होता है एक इंडिविजुअल के लिए जो बिजनेस नहीं कर रहा, हाउसवाइफ है, नॉन रेजिडेंट है, तो बैंक अकाउंट ही उसका एक तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट होता है। तो वो जो बैंक अकाउंट है, आपने एक या दो बैंक अकाउंट्स दिए हैं, जितने भी आपने डिक्लेयर किए, अच्छी बात है, सारे करने चाहिए, वो मांग सकते हैं। हमने पार्ट 1 में भी देखा था कि वो स्टेप 2 पे जा सकता है जब वो सेटिस्फाई ना हो। जारी बात है वो आपको रीजंस भी एक्सप्लेन करेगा, आप उसको अपने रीजंस भी देंगे, लेकिन अगर वो बैंक स्टेटमेंट मांगता है तो आप रोक नहीं सकते। बैंक स्टेटमेंट देंगे तो वो सेक्शन 111 के तहत देखेगा कि ऐसी कौन सी अमाउंट्स हैं जो आपकी बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट हुई हैं या आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में शो हो रही हैं, और आपने उसकी कोई रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं दी। खासतौर पे वो जो ओनरशिप है उस प्रॉपर्टी का, उस गाड़ी का, उन शेयर्स का, उन इन्वेस्टमेंट का, वो आपकी जो सोर्सेज ऑफ इनकम है उसके साथ मैच नहीं करा। इसी तरह कोई बड़ा एक्सपेंडिचर आप शो करेंगे जो आपकी सैलरी से बढ़ के है, तो तब भी आपको रीजनेबल एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। और फिर बिजनेस पर्सन के लिए इतना भी है कि अगर वो बिजनेस इनकम शो भी करते हैं लेकिन सेल्स कम शो कर देते हैं या और रिसीट्स कम शो कर लेते हैं, तो उनको और उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है उस चीज को कि जी ये क्यों, ये पैसे कहाँ से आए, कैसे हुआ, लेकिन वो डिक्लेयर हो चुके हैं। और यहाँ पे मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग जो कंसल्टेंट्स को, जो प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स नहीं है,
उनको से जब टैक्स रिटर्न्स फाइल करवाते हैं तो वो टैक्स कंसल्टेंट्स उनको बगैर बताए उनकी वेल्थ स्टेटमेंट इस तरह से बैलेंस करते हैं, रिकनसाइल करते हैं कि वो अपनी मर्जी से फॉरेन रेमिटेंस या गिफ्ट के खाने में कोई फिगर लिख देते हैं, और वो चूंकि फिक्टिशियस या फेक या वो फिगर होती है जो ना तो टैक्स पेयर को पता है, जो ना एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, तो वो एक तरह से मौका दे रहे हैं टैक्स वालों को, एफबीआर के ऑडिट ऑफिसर्स को, कि वो इस सेक्शन को यूज करें। क्योंकि जाहिर बात है अगर एक जो है अनप्रोफेशनल टैक्स कंसल्टेंट ने आपकी वेल्थ स्टेटमेंट बनाई है और उस वेल्थ स्टेटमेंट में आपने उसे बताया कि यार मेरे 40 लाख का घर है मेरे पास और आपकी इनकम उस साल सिर्फ 15 लाख थी, तो रिमेनिंग बैलेंस शायद उसको समझ ना आए कि कैसे करना है, या कोई एक्सपेंस आप बता देते हैं वो डाल देते हैं, उसकी वजह से आपकी सोर्स ऑफ इनकम से ज्यादा खर्चा या एसेट शो हो जाता है। तो वो उसको इस तरह बैलेंस शो कर देता है कि वो वेल्थ स्टेटमेंट में इनफ्लोज में फॉरेन रेमिटेंस में फिगर डाल देता है, ये सोचते हुए कि ये टैक्सेबल नहीं है। अगर वो टैक्सेबल उस वक्त तक नहीं है जब तक वो जेन्युइन फॉरेन रेमिटेंस है और जब तक वो फैमिली रेमिटेंस है। अगर वो बिजनेस रेमिटेंस है तब भी वो टैक्सेबल है। तो ऐसा मौका जब आप देंगे और जब एक दफा ऑडिट हो जाए तो आप अपनी इनकम टैक्स और वेल्थ स्टेटमेंट भी रिवाइज नहीं कर सकते, जैसे 2018 के टैक्स ईयर का ऑडिट जिन लोगों का हो रहा है। तो तब इस सेक्शन को यूज करके इस बेसिस पर जो टैक्स ऑफिसर है वो आपकी इनकम, वो फॉरेन रेमिटेंस को, और कुछ लोगों ने तो लाखों करोड़ों में वो फिगर डाली होती है, तो वो जो है लाखों रुपए का टैक्स उस पर बन जाएगा और वो इस सेक्शन को यूज करेगा। और यहाँ पर वो इस सेक्शन के अंदर और भी बातें लिखी हुई हैं उन्होंने कि किस तरीके से जिस साल पता चलेगा उस साल आपने उसको उस साल उस टैक्स ईयर के में ले लेना है। तो नॉर्मली हम बात कर रहे हैं कि आपको 214 सी के तहत टैक्स नोटिस आया, आपने अपनी ऑडिट, आपने टैक्स ऑडिट नोटिस आया, आपने अपनी टैक्स रिटर्न नहीं देखी, आपके कंसल्टेंट ने ऐसी कोई फिगर जिसकी या तो आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं था या वो इनकम एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती थी। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इनकम टैक्स साइड पे बहुत सारे लोगों की इनकम बन नहीं रही होती, उनके एसेट्स ज्यादा होते हैं, तो कंसल्टेंट्स क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर इनकम जो है ना इनकम टैक्स रिटर्न में शो कर देते हैं लाखों रुपए की। उससे ये होता है कि उनकी इनकम सोर्स तो बन जाती है, लेकिन फिर जिस प्रोविंस में वो होते हैं, पंजाब या सिंध, वहां से नोटिस आ जाता है कि जी इस एग्रीकल्चर इनकम पर आप टैक्स पे करें। और वो जो जब पता चलता है कि ये इनकम तो एग्रीकल्चर इनकम नहीं थी, तो वो सेक्शन 111 के तहत अनएक्सप्लेन्ड इनकम बन जाती है, क्योंकि आपने अपनी टैक्स रिटर्न में जो भी चीज डिक्लेयर की है वो ओथ पे डिक्लेयर किया, यानी आपने हल्फ लिया है कि ये बात मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। तो आप अगर एग्रीकल्चर, आपके कंसल्टेंट ने उसको एग्रीकल्चर इनकम के तौर पे इनकम टैक्स रिटर्न में एग्रीकल्चर इनकम के हेड के नीचे कोई फिगर डाल दी और एग्जाम्प्ट खाने में डाल दी, उसकी रिटर्न तो फाइल हो जाएगी, उसकी वेल्थ स्टेटमेंट भी, आपकी वो वेल्थ स्टेटमेंट भी बैलेंस कर लेगा, लेकिन हर किस्म का प्रॉब्लम आपके लिए ओपन हो जाएगा। जब आपका ऑडिट निकलेगा तो आपसे पूछा जाएगा इस एग्रीकल्चर इनकम की जो है डिटेल आप लेके आए, तो आप कहेंगे कि मेरे पास, मैंने तो एग्रीकल्चर इनकम नहीं कमाई या मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो वो कहेंगे जी आपने अनएक्सप्लेन्ड इनकम है आपकी, और ये सारी की सारी लाखों रुपए आपकी एग्जिस्टिंग इनकम के साथ ऐड करके आप पे और टैक्स और पेनल्टीज लगा देंगे। बात हम यहाँ ये कर रहे थे, कंक्लूड करते हैं कि जब आप अपनी बैंक स्टेटमेंट, जाहिर बात है जब आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है आपका प्रॉपर रिकॉर्ड जो पार्ट 2 में आपने देखा था सैलरीड का, प्रॉपर्टी इनकम का, वो नहीं दे पाते, तो आप बैंक स्टेटमेंट जब देते हैं वो वैसे भी मांग सकते हैं अगर वो सेटिस्फाइड भी हो। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट में बहुत सारी अमाउंट्स क्रेडिट में आ रही हैं और आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर नहीं की या वेल्थ स्टेटमेंट में इनफ्लोज में उन क्रेडिट्स के बारे में कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया, तो आपकी बैंक स्टेटमेंट से डायरेक्टली वो उठा के अनएक्सप्लेन्ड इनकम कर सकते हैं। और ये ट्रेंड इसलिए भी ज्यादा होगा कि अभी जनवरी में रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि एक बिजनेस पर्सन था और उसके बैंक में जो है 39 मिलियन आए हुए थे और उसने डिक्लेयर किए हुए थे 30 मिलियन, तो 9 मिलियन जो एक्स्ट्रा थे वो उसकी इनकम कंसिडर हुई और जो है वो प्रूव नहीं कर सका कि ये इनकम नहीं है। तो इस तरीके से जो क्रेडिट्स हैं उनका आपने ख्याल रखना है। आप देख रहे हैं ऑडिट नोटिस के जवाब में स्टेप बाय स्टेप कि नोटिस का क्या जवाब देना है, उस डॉक्यूमेंट से नहीं परेशान होना, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स देने हैं
اور آپ سے پارٹ 4 میں ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیں. تھینک یو ویری مچ.